हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेव के आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग इतना पढ़ चुके थे, ठीक है। तो साउंड वेव का और आगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आज। तो साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ना है कि साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। कल आपको बताए थे लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। लाउडनेस क्या होता है, जो पर सेकेंड कितना साउंड एनर्जी होता है जो हमारे कान को आ रहा है, ठीक है, उसका जो मेजर करेंगे वो लाउडनेस बताता है। ये डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड पे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस, ठीक है। नेक्स्ट, लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं या फिर फोन, PHON फोन में मेजर करते हैं। हमारा मैक्सिमम जो है हियरिंग लिमिट है 95 डेसिबल, लेकिन जो है मतलब फेवरेबल कंडीशन में हमारा हियरिंग लिमिट है 45 डेसिबल। अब 95 डेसिबल के ज़्यादा होगा तो आप नहीं सुन पाइएगा, और 45 से ज़्यादा होगा तो कानों को डिजीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, मतलब जो आपका लाउडनेस है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा उतना लाउडनेस बढ़ेगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। पिच क्या होता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे, ठीक है। शार्प साउंड और ग्रेव साउंड मतलब डल साउंड, तो जिसका ज़्यादा पिच होगा उसका श्रिल साउंड होगा, जिसका कम पिच होगा उसका फ्लैट साउंड होगा। लड़कियों का आवाज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए वो आवाज़ जो है थोड़ा लड़कों से मीठा रहता है, लेकिन लड़कों का आवाज़ फ्लैट रहता है, डल होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पिच है वो कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो लड़कियाँ चाय 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 तेज़ बोलती, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा, मतलब नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड ज़्यादा हो रहा, तो उसकी वजह से वो श्रिलनेस आएगा साउंड, लेकिन स्पीड रहेगा। और ये अपना लड़कों का जैसे ग्रेव साउंड होगा, डल साउंड, फ्लैट साउंड, किसी किसी का तो बहुत हेवी साउंड होता है, तो उसका इंटेंसिटी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि पिच कम है, ठीक है। तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे आप वायोलिन बजाते हैं, बैंजो बजाते हैं, उसका पिच ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो बैंजो, वायोलिन, चाहे गिटार, ये सब का पिच ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वेव डिस्टर्बेंस समझिए, सॉफ्ट साउंड किसको होगा और हार्ड साउंड किसको होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा है टाइम के साथ साउंड है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी टाइम के साथ साउंड है। हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, इस एक और ले आओ, थके थोड़ा। ये वेव डिस्टर्बेंस देखो, यहाँ पे देखिए लाउडर है या सॉफ्टर है। कैसे? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम जो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसका कम हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेम टाइम में यहाँ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए लो पिच है, ये हाई पिच है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम है। देखिए टाइम हमारा उतना ही था, सेम टाइम में हमारा 1 और 2 वेव बना करीब करीब, मतलब एक पूरा और एक आधा, मतलब 2 मानिए, पूरा यहाँ तक पहुँच गया तो 2, मतलब 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ बना, मतलब 2 वेव बना। लेकिन यहाँ पे सेम टाइम में कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा बन गया। मतलब सेम टाइम में नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गया, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया मतलब पिच बढ़ गया। तो इसका पिच लो होगा, इसका पिच हाई होगा। तो समझ में आ रहा है। तो जो सॉफ्ट होगा वो पिच से मतलब नहीं है, सॉफ्ट और हार्ड वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड से बताते हैं। और पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड पे सॉफ्ट और हार्ड होगा, ठीक है, लाउडर। तो सॉफ्ट साउंड और लाउडर साउंड जो है, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है, लाउडर साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, क्वालिटी बताइए। ये बताता है जो साउंड जो है 2 सोर्सेस से जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका सेम इंटेंसिटी और पिच है, ठीक है। जैसे का मतलब 2 सोर्स है, ठीक है, दोनों सोर्स का पिच और इंटेंसिटी सेम है हमारा, जो अभी तक पढ़े, मतलब एम्पलीट्यूड है ना। तो उसको हम लोग जैसे, इसको हम लोग क्वालिटी ऑफ द साउंड को हम लोग जो है टिम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है साउंड के शेप पर,
मतलब वेव जो है इस वेव के शेप पर डिपेंड करता है। इसमें मिक्सचर ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा। देखिए बहुत सारा अलग अलग, जैसे हार्ट का साउंड होता है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम सेम शेप है, ठीक है। तो म्यूजिशियन वाला जो नोट होता है सारे गामा वाला, ये सब सेम शेप में जा रहा है। यहाँ पर जो है कर्कश है, ऊपर नीचे। तो जो आप देखे होंगे जो मतलब जहाँ डांस वांस होता है उसको क्या बोलते हैं, डीजे वाले जो बनाते हैं, तो इसका जो साउंड का फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे जैसे तैसे मिक्स होता है, मिक्सर करते हैं, तो वही उसका क्वालिटी बताएगा कि वो क्वालिटी आप कैसे मेंटेन किए हैं। मतलब कि शेप, साउंड वेव का शेप कैसा है, ठीक है। तो जो क्वालिटी होता है उसका इंटेंसिटी और पिच सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिखाया उसमें एक फ्लूट है, देखिए एक फ्लूट, बांसुरी और वायोलिन दोनों का अलग अलग है, दोनों का इंटेंसिटी और पिच सेम होगा। नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा क्वालिटी में, है ना। अब आ जाइए लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। लाउडनेस जो होता है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ, लॉग ऑफ इंटेंसिटी 20 लॉग आई होता है एक्चुअली, कहीं कहीं 10 होता है, मतलब हर एक आदमी का अलग अलग। तो खाली याद रखिए कि लॉग ऑफ इंटेंसिटी का लाउडनेस, इंटेंसिटी। अब आ जाइए इको क्या होता है, जब हम कुछ बोलते हैं वही आवाज़ बार बार आता है टकरा करके, रिफ्लेक्शन होके। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव जो मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट इको अगर आपको सुनना है तो जो टाइम इंटरवल है ओरिजिनल और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 0.1 सेकेंड से कम होगा, 0.1 सेकेंड रहेगा तो इको होगा। मतलब छोटा घर में इको नहीं होगा, बड़ा घर में इको होगा, क्योंकि 0.1 सेकेंड से हमारा बोलने वाला और पहुंच के आने वाला रिफ्लेक्ट हो करके उससे ज़्यादा होना, ठीक है। तो बड़ा बड़ा हॉल में, मूवी हॉल में, चाहे कंसर्ट हॉल में, इस सब में इको होता है। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज़्यादा समय लग जाता है रिफ्लेक्ट होके आने में। तो जितना बड़ा रूम होगा उतना इको होने का चांसेस रहेगा। तो इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर को कम से कम 17 मीटर 16.6 मीटर होना चाहिए। हाँ, इतना डिस्टेंस होना चाहिए और इतना टाइम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अब स्पीड, साउंड का अलग अलग स्पीड है। साउंड का नॉर्मल स्पीड होता है 344 एयर में, 344 मीटर पर सेकेंड एयर में, जानते ना। लेकिन अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड है किसी भी वेव का तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। और अगर स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ही ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो सबसोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है तो साउंड वेव। नेक्स्ट, साउंड वेव हो गया। अब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इतना में आप लोग रो देंगे, ठीक है। नहीं रोए तो आगे और पढ़ेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी है, ये टेम्परेचर से मत समझिए, मतलब हीट बोलो तो हाँ गर्म ठंडा, वो नहीं। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, और जब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठीक है। और बॉडी के मास पे भी ये डिपेंड करेगा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सिर्फ ये बताता है हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? थर्मोमीटर से। इसका ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। लेकिन हमारे इंडिया में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूज होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, तो फ़ारेनहाइट में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, केल्विन में डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 एक्यूरेसी में करें तो।
अगर -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। किनका है? हाँ, तो डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन में करना है तो सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए। -40 ऐसा होता है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम ही आएगा, मतलब कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। दोनों सॉल्व करिएगा तो सेम ही -40 आ जाएगा, तो इस पर सेम रहेगा। तो केल्विन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्सियस प्लस 273, तो सेल्सियस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट है 9/5 C प्लस 32, तो C बराबर क्या हो जाएगा 5/9 F माइनस 32, है ना। इसको पलट देना है खाली और इसको माइनस कर देना है। तो -40 पे देखिए सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। फिर ह्यूमन बॉडी भी आता है 36.9 सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 98.6, ठीक है ना। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जो केल्विन स्केल पे हम लोग नापते हैं, ठीक है। जहाँ पे 0 को हम लोग एब्सोल्यूट 0 लेते हैं, ठीक है ना। मतलब 0 केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है वो, ठीक है। तो 0 पॉइंट जो है ऐसा टेम्परेचर है जो पार्टिकल्स का अपना मिनिमम मोशन रहेगा और वो उससे ज़्यादा आप कोल्ड नहीं कर सकते। 0 केल्विन बोलो तो -273 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा आप ठंडा नहीं कर सकते। ये सबसे मिनिमम एनर्जी है बॉडी का, सबसे कोल्डेस्ट है ये, मिनिमम मोशन आएगा मैटर का उस समय। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मतलब बॉडी का चाहे सब्सटेंस का यूनिट मास बढ़ाने के लिए जो हम टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब मास यूनिट और 1 डिग्री टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, उसमें जितना हमको हीट देने का ज़रूरत पड़ेगा वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हीट तो हीट देना पड़ेगा, और स्पेसिफिक वर्ड लग गया इसका मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है और कैपेसिटी मैंने मास 1 रखना है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों समझ जाइए। जूल हीट दे रहे हैं तो हमारा जूल एनर्जी तो रहेगा ही, पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 1 रखना है और हमारा वो भी 1 रखना है, मास भी, तो पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। नेक्स्ट, अब हीट जो है हम लोग ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो हीट होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है 3 मोड में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वाइब्रेशन हो के मीडियम के थ्रू वो आएगा, पहुँचेगा, ये सॉलिड में होता है। जैसे आप एग्जांपल समझो, हम यहाँ हैं, वहाँ पे कोई आदमी है, हमारे रास्ते में 10 लोग हैं, हम एक बॉल लिए, खेलने वाला बॉल, हम बगल वाला को दिए, बगल वाला उसको दिया, बगल वाला उसको दिया, होते होते वहाँ पहुँच गया 10वां नंबर पे। तो ये कौन सा मोड हुआ, कंडक्शन। लेकिन हम जाके एक ही बार 10वां वाला को दे दिए, तो ये कौन सा मोड हुआ, कन्वेक्शन। हम खुद गए और ये बीच वाला को डिस्टर्ब नहीं किए, जाके दे दिए उस 10वां वाला को, तो ये कौन सा मोड हुआ, कन्वेक्शन। अगर पार्टिकल वाइब्रेट होके सक्सेसिव वाइब्रेशन हो के जा रहा है पार्टिकल्स मीडियम के थ्रू, तो ये कंडक्शन होगा। और ये सॉलिड में होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है, लेकिन कन्वेक्शन आपका लिक्विड गैस में होगा। नेक्स्ट पढ़िए आगे। कन्वेक्शन क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ड्यू टू दिस ए करंट इज सेट अप व्हिच इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट हैपेंस इन लिक्विड एंड गैस। एक्चुअल मूवमेंट मतलब हम खुद गए, खुद जाके जो पार्टिकल को देना था वो पार्टिकल को जाके दे दिए, ठीक है ना। तो हम खुद एक्चुअल मूवमेंट हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और इसकी वजह से करंट सेटअप हुआ, जिसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। ये लिक्विड और गैस में होता है कन्वेक्शन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर का पता है ना आपको कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, ये कब होता है, ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्यों घटता है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में हमारा जो हीट मोड होता है वो क्या होता है, कन्वेक्शन से होता है। इसलिए हमारा ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट होना टफ हो जाता है ना। लेकिन कंडक्शन मोड होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जा रहे हैं तो कंडक्शन से होगा वो हीट मोड ट्रांसफ़र, कंडक्शन से। तो जब कंडक्शन से हीट मोड ट्रांसफ़र होगा तो ऊपर जाने पे बढ़ेगा, पार्टिकल टू पार्टिकल तो जाते जाएगा, ठीक है ना।
तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कब बढ़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और वहाँ कौन सा मोड होता है? कंडक्शन। और ट्रोपोस्फीयर में हमारा कौन सा मोड चलता है? कन्वेक्शन। और ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। अल्टरनेट है, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर में फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। थर्मोस्फीयर में फिर क्या होगा? बढ़ेगा। अल्टरनेट, पहले घटा बढ़ा, घटा बढ़ा। पहला वाला याद रखना, घटेगा। पहला वाला किससे चलेगा? कन्वेक्शन से। नेक्स्ट, तो कंडक्शन होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में। अब आए रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? लाइट के स्पीड से हीट हो रहा है बिना कोई बीच का मीडियम को डिस्टर्ब किए। रेडिएशन को कैसे समझेंगे? अब हमको वो वाला बॉल उसको देना है, कैसे दे देंगे? हमारा हाथ ही इतना बड़ा है कि एक ही बार ले लो। मतलब रेडिएशन कैसे हुआ? वो उसका रे का इतना औकात है, मतलब वो रेडिएट कर जा रहा है, एनर्जी जो है सीधा फैला दे रहा है, फैला के सीधे दे दिया। मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल समझने के लिए देखिए, कुकर चलाया हुआ है तो सॉलिड मीडियम है ये कंडक्शन, ये इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन से। और ये जो लिक्विड है अंदर, लिक्विड जो बॉयल हो रहा है वो हो रहा है कन्वेक्शन से। दैट पार्टिकल खुद पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है इसमें। और ये जो नीचे से हम हीट दिए हैं इसको गर्म करने के लिए, सीधे रेडिएट कर रहा है इसको। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में बीच वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे बीच वाले को डिस्टर्ब कर रहा है कौन? कंडक्शन, पार्टिकल टू पार्टिकल टू पार्टिकल। और रेडिएशन में, कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? खुदे जाके दे दिया। रेडिएशन में वो खुदे किया, पार्टिकल ही सब कुछ किया, लेकिन बीच वाला को डिस्टर्ब नहीं किया। इतना उसका औकात था कि सीधे दे दिया। मतलब वो गया भी नहीं, मूवमेंट भी नहीं किया, एक्चुअल मूवमेंट भी नहीं हुआ। सनलाइट कैसे होता है? उसका प्रकाश सब जगह चला जाता है, वैसा ही। ठीक है ना? तो ये रेडिएशन है, बीच वाले मीडियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लाइट के स्पीड से सीधा हीट ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट कब चेंज होता है? या तो टेम्परेचर चेंज कीजिए या तो प्रेशर चेंज कीजिए। तो ट्रिपल पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि तीनों स्टेट जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एग्जिस्ट करता है। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। मतलब आइस, वाटर और वेपर, उसमें तीनों एग्जिस्ट करेगा ट्रिपल पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या स्टेट कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, ये क्लियर नहीं है, आगे नेक्स्ट कीजिए, उसमें वही चीज़ बताया हुआ है, फिगर में ही है, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा क्या है? सॉलिड, ये हमारा लिक्विड और ये हमारा गैस। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग चाहे फ्यूजन। हाँ, ठीक है ना? सेम है, दोनों सेम ही प्रोसेस है। ठीक है ना? अब लिक्विड से गैस बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग चाहे वेपोराइजेशन। ठीक, अब उल्टा, गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन। ठीक, गैस माने वाटर वेपर बन रहा है यहाँ, पानी का लेंगे तो। और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस डायरेक्ट बन रहा है तो सब्लिमेशन। चाहे वाटर वेपर से सॉलिड डायरेक्ट बन रहा है वो भी सब्लिमेशन। हाँ, दोनों सब्लिमेशन। उल्टा भी नहीं, दोनों सब्लिमेशन। ठीक है ना? तो यहाँ आइस है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर वेपर है, तो उसमें आप समझ लीजिए। तो यही चीज़ उसमें दिखाया हुआ था फिगर में। ठीक है, तो ये ध्यान में है आपको। अब बताइए कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में अंतर क्या है और मेल्टिंग और फ्यूजन में अंतर क्या है? वेपराइजेशन कब होगा और बॉइलिंग कब होगा? बॉइलिंग वेपराइजेशन से पहले होगा, बॉइल होगा, फिर उसके बाद वो लेकर हीट फ्लो एब्जॉर्ब करके वो सेम ही प्रोसेस है, एक लो लेवल पे है, एक हाई लेवल पे है। ये कब होगा? बॉइलिंग कब होगा? जब हम किचन में काम करेंगे तो। ठीक है ना? जब हम किचन में पानी को बॉईल कर दिए। और वेपोराइजेशन चाहे इवेपोरेशन कब होगा? जब पूरे हम खुला छोड़ दिए, जैसे कपड़ा है, कपड़ा को हम ऐसे ही खुला धूप में छोड़ दिए तो वो क्या हो रहा है? इवेपोरेशन चाहे वेपोराइजेशन। और बॉइलिंग हम किचन में काम कर रहे हैं तो लार्ज स्केल पे होता है, तो ये होता है। ये उसी तरह से मेल्टिंग और फ्यूजन है। हाँ, तो ये लो लेवल पे है, ये हाई लेवल पे, यही तो हम खाली बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से।
तो इवेपोरेशन अलग चीज़ है और वेपोराइजेशन अलग चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पहले फ्यूजन समझ लीजिए। इसको हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट जो चेंज होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, मतलब आइस जो है लिक्विड पे कन्वर्ट हो गया पानी में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो फ्यूजन अलग है, रेडियो एक्टिविटी तुम नहीं मत घुसाओ इसमें, वो रेडियो एक्टिविटी वाला फ्यूजन अलग चीज़ है। हाँ, ये सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन गया, उसको फ्यूजन है। वो रेडियो एक्टिव वाला फ्यूजन मत घुसाओ, वो फ्यूजन अलग है। वो फ्यूजन बोले तो दो लाइटर निकलवाई मिल के बिगर निकलवाई बन गया, उसको फ्यूजन बोलते हैं। वो रेडियो एक्टिविटी है, ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रीजिंग बोले तो क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड जो है, ठीक है, ये फिक्स टेम्परेचर पे होगा, जो उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। उल्टा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है किसी भी बॉडी का। नेक्स्ट वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से वेपर। ये जो होगा, जो मेथड होगा, इसका दो मेथड होता है, या तो इवेपोरेशन या तो बॉइलिंग। बॉइलिंग को इबुलिशन भी बोलते हैं। तो बॉइलिंग लो लेवल पे होता है, हम जो किचन में कर रहे हैं वो बॉइलिंग है, जो ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है वो इवेपोरेशन है। ठीक है ना, बस इसी चीज़ को समझ में रखिएगा, अभी पढ़ लीजिए। इवेपोरेशन भी प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन है, जो सिर्फ एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड को होगा और सारे टेम्परेचर पे होगा। ये इवेपोरेशन से हमको कूलिंग होगा। जैसे हमारा अर्दन पॉट है, वो समर में कूल हो जाता है क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा करता है। ठीक है ना, इवेपोरेशन जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, फिर मतलब क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो मतलब उसमें सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वाटर है कि पेट्रोल है कि केरोसिन है, सबका अलग अलग होगा। तो एक्सपोज सरफेस है, यहाँ क्या लिख रहा है, टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो सरफेस एक्सपोज है और सारे टेम्परेचर पे होगा। ये जरूरी नहीं है, जैसे बॉइलिंग का फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वाटर बॉईल करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसा हो। लेकिन ये सारे टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है कम बेसी, और ये एक्सपोज सरफेस होगा तभी होगा। तो ये भी एक वेपोराइजेशन है, और वो भी एक वेपोराइजेशन है। ये हमारा नॉर्मल किचन में हो रहा, ये हमारा ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है ना, तो इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। जैसे हमारा हाथ में कुछ पानी रखते हैं तो कूल फील होता है ना, या फिर क्या बोलते हैं, सुराही चाहे घड़ा में पानी रखते हैं तो समर में ज़्यादा कूल हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से, है ना। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, समर में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है ना, एज कम्पेयर टू विंटर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बॉइलिंग जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे है। क्या है, ये फिक्स टेम्परेचर पे होगा, और ये पूरे होल पार्ट ऑफ द लिक्विड में बॉइलिंग होगा। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, ऐसा टेम्परेचर जिस समय लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया और उस समय जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इट्स स्टेट्स इनटू वेपर, एंड ये प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर होता है, तो यहाँ पे प्रेशर का भी रोल होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तभी वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब जैसे हाई अल्टीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है वाटर का, हाई अल्टीट्यूड पे 68 डिग्री हो जाता है, नॉर्मल 60 डिग्री है। 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, और हाई अल्टीट्यूड पे 68 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों? क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी आ गया बराबर, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। हाई अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जानते हैं आप। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कमेगा, नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ में प्रेशर बढ़ता है, हाइट पे प्रेशर कमता है। तो हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम गया, तो हमारा बहुत जल्दी ही जो भी लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जिस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो गया, उस समय का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसलिए हमारा हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि जल्दी ही आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर से लिक्विड वाला चेंज जो होगा ये प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा और इम्प्यूरिटी डालने से भी बढ़ेगा। क्यों, कुछ सेंस से बताइए। कंडेंसेशन जो है वेपर से लिक्विड करने का है,
प्रेशर बढ़ाने से कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से कंडेंसेशन जल्दी होगा। तो वो लिक्विड स्टेट में ऐसा, जैसे अगर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो क्यों जल्दी होगा? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल वेपर बोले तो गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड बोले तो लिक्विड मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, फ्री है, ज़्यादा फ्री है, इसमें कम फ्री है। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स थोड़ा नज़दीक आया। तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो थोड़ा नज़दीक आएगा। इसका मतलब कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जल्दी लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स को प्रेशर मिलेगा ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो नज़दीक आएगा आपस में। तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने से कंडेंसेशन जल्दी होता है, और इम्प्योरिटी डालने से भी जल्दी होता है। क्यों? उसमें भी नज़दीक आएगा इम्प्योरिटी डालने की वजह से। हाँ, नेक्स्ट। अभी तो अच्छा लग रहा है, जब क्वेश्चन पूछेगा तब लगेगा। क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर का घुमा घुमा के। अब आइए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन। जितना हीट एनर्जी हमको एक मास, लेटेंट हीट बोले तो मास यूनिट लेना है, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड करने में लगेगा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे जितना हीट एनर्जी हमको लग रहा है स्टेट को बदलने, ये लेटेंट हीट क्यों है, छिपा हुआ हीट। लेटेंट हीट मतलब छिपा हुआ। हमारा बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ स्टेट बदल गया। बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, स्टेट बदल गया, तो हीट हमको छिपा हुआ दिखेगा ना, पता नहीं चलेगा अरे कहाँ गया, वो तो कुछ टेम्परेचर बढ़ा नहीं, गर्म हुआ नहीं है ना। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गर्म हुआ ही नहीं, लेटेंट हीट, ठीक है। फ्यूजन वर्ड है तो लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हुआ तो फ्यूजन होता है, जानते हैं आप। तो लेटेंट हीट क्या हुआ कि हमको कितना हीट दिए तो ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ही बदलता है। तो जो हीट हम दिए, खाली स्टेट बदला तो लेटेंट होगा। उसी तरह से हम कितना हीट दिए, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ही आपका वेपोराइजेशन होगा। तो लिक्विड से वेपर जो है सिर्फ स्टेट बदला, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट पर। मतलब इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रखना है, मास और टेम्परेचर। लेटेंट हीट बोले तो मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदल जा रहा है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर हो जाए, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से भी कम हो गया तभी ना सब्लिमेशन होगा, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट से कम है। जैसे कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, ये सब जो है डायरेक्ट गैस बनता है ना। कैंडल लाइट। कुछ फैक्ट याद रखिए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा बोलते हैं। स्टार्स और सन जो है ये प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो मिक्स होता है, ठीक है, वो भी प्लाज्मा की वजह से होता है। तो वो भी प्लाज्मा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्स भी प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ये कब होगा, जब हम किसी गैस को एक औकात से ज़्यादा ठंडा कर दिए, तो ठंडा गया तो नया स्टेट बन गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका मतलब कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे कूल करेंगे और सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करेंगे, है ना। एक्सट्रीमली कूल कर देंगे, मतलब डेंसिटी भी लो रखेंगे और टेम्परेचर भी लो रखेंगे, तो बोस-आइंस्टीन होगा। ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं आपको। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड टेम्परेचर तो हो गया। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इक्वल टू होता है Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ये होता है फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में होता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मर्ज नहीं करना है, फिजिक्स को फिजिक्स में ही रहने देना है। तभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, यानी हीट माइनस वर्क इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हमारा बाप कौन है, हीट, ठीक है। तो सबसे बड़ा हीट होगा, तो हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट एनर्जी को हम जो है दो तरीक़ा से दे सकते हैं सिस्टम को। पहले सिस्टम और सराउंडिंग तो समझते हैं ना, जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वेसल है, उसमें पिस्टन डाले हैं, तो अंदर का माल जो भी है वो सिस्टम है, और बाहर खुला जो भी माल है वो सराउंडिंग है। जो चीज़ हम जैसे कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पानी है, तो पानी वाला पोर्शन जो है सिस्टम है, बाकी खुला जो भी है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम, तो हम सिस्टम को एनर्जी देंगे दो तरीके से।
टेम्परेचर बढ़ा करके या नहीं तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ा करके, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से डिनोट होता है, ये डब्ल्यू से, क्यू से, ठीक है ना। तो हम कोई वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम कुछ काम करेगा उससे भी हम हीट एनर्जी किसी को दे सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है पहला लॉ। तो ये पहला लॉ सिर्फ यही बोलता है कि हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। हीट जो होता है हम दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी करे या नहीं तो कुछ काम करवाए सिस्टम के द्वारा। सिस्टम बाई, वर्क कौन कर रहा है? बाई द सिस्टम, सिस्टम खुद कर रहा है काम, थ्रू द नहीं, बाई द, मतलब बाई द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नहीं। सिस्टम पे काम हो रहा है तो वर्क नहीं कहलाएगा, बाई द सिस्टम, खुद सिस्टम काम कर रहा है तो ये वर्क है। और इंटरनल एनर्जी बोले तो जो उसका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीक़ा से हम लोग हीट को जनरेट कर सकते हैं, मतलब सिस्टम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम को हीट देना है और सिस्टम से काम कराना है, तब ये Q बराबर U प्लस W, फर्स्ट लॉ ये है। नेक्स्ट अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो झलक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसमें दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन का स्टेटमेंट है, एक क्लाउजियस का स्टेटमेंट है। केल्विन बोलता है कि जितना भी हीट है आप पूरे को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ न कुछ नुकसान होगा, लॉस होगा। फर्स्ट लॉ बोला था ना कि हम हीट को इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क क्या होगा? हीट होगा। ये बोल रहा है कि पूरा हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ न कुछ नुकसान आपको लॉस होना ही होना है, ठीक है ना। तो क्लाउजियस उसी को घुमा के बोला कि हीट जो है एक बॉडी, लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट जो है हमेशा हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होता है। माने जो गर्म है, यहाँ एक गर्म बॉडी है, यहाँ एक ठंडा बॉडी है, तो ठंडा बॉडी वाले से गर्म बॉडी वाले पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, गर्म वाला से ठंडा में ट्रांसफ़र होगा खुद से। हाँ, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी नहीं, बिना एक्सटर्नल एजेंसी दिए। तो अब एक गर्म है, एक ठंडा है। अब जैसे मान लो मतलब दो आदमी है, एक आदमी को बहुत ठंडा लग रहा है, एक आदमी पूरा नॉर्मल है, तो उसको ही मान लो इसको पकड़ लिया, गला मिल लिया, तो इसका गर्मी जो है इसमें चला जाएगा, वो ठंडा वाला आदमी नॉर्मल हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा जब तक हीट ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक कब होगा? जब गर्म वाला ठंडा वाला को देगा तो, लेकिन ठंडा वाला इसको ठंडा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि खुद से हायर बॉडी टेम्परेचर वाला लोअर बॉडी टेम्परेचर वाला को दे सकता है, लेकिन लोअर वाला से हाइटर, मतलब हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगा विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है ना। ये क्लाउजियस साहब बोले थे। दोनों का अपना अपना व्यू है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट पे बहुत एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हो गया। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो है टोटल 4 लॉ है, ठीक है। जेरोथ लॉ, ई बाई मिस्टेक लिखा गया है, माफ़ कर दीजिए, गलती से लिख दिया है। जेरोथ लॉ क्या होता है? टेम्परेचर को डिफाइन करता है। कहने का मतलब कि अगर ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। मतलब कि अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तीसरे सिस्टम से, तो आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर आपस में इक्विलिब्रियम में है तो तीसरे सिस्टम से इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे एग्जांपल, ए बी से इक्विलिब्रियम में है, बी सी से इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी से इक्विलिब्रियम में होगा। फिगर से समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ घर है, यहाँ कार है, घर और कार आपस में इक्विलिब्रियम में है। यहाँ नौका और कार आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ ए बी हुआ, यहाँ सी बी हुआ। ए इक्विलिब्रियम है बी से और सी इक्विलिब्रियम है बी से, तो ए सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, घर और कार भी। समझ में आ रहा हुआ? ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो बी से कौन कौन इक्विलिब्रियम में है? ए बी और सी भी। इसका मतलब कि सी और ए भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। जैसे ये कार जो है, कार किससे इक्विलिब्रियम में है? घर से भी और नौका से भी। तो इसका मतलब कि घर और नौका भी आपस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। माने अगर 1 2 इक्विलिब्रियम में है और 2 3 इक्विलिब्रियम में है, तो 1 3 भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर का ये बात हो रहा है, ठीक है।
थर्मल इक्विलिब्रियम सारा बात हो रहा है, टेम्परेचर। थर्मल बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो जेरोथ लॉ कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हीट एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगा। हीट एनर्जी हम अगर सिस्टम को दे रहे हैं तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और उसके सिस्टम के द्वारा वर्क कराएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अरे हाँ, ठीक है ना। हीट बराबर अभी कल पढ़े थे ना हम लोग, क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू। तो ये बोला था कि लॉ जो है कंजर्व है, मतलब आप लॉस नहीं होगा इसमें, एनर्जी जो है सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सेकेंड लॉ बोल दिया कि नहीं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट फ्लो होगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी नहीं होगा। ये तो क्लॉजियस साहब बोले थे, क्लॉजियस स्टेटमेंट है ना। लेकिन एक और स्टेटमेंट है कि इंट्रोपी जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो हमेशा बढ़ेगा। कहने का मतलब जो है कुछ न कुछ नुकसान होगा, लॉस होगा हीट को। कंप्लीट हीट से वर्क डन में आप नहीं बदल सकते हैं। मतलब पहले जो इंट्रोपी था बाद का इंट्रोपी बढ़ जाएगा, मतलब रैंडमनेस। इंट्रोपी मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस पार्टिकल्स का। तो रैंडमनेस इंट्रोपी जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ गैस। तो पहले से इंट्रोपी बढ़ जाएगा, मतलब नुकसान हुआ है आपको, लॉस होगा कुछ, तभी ना कुछ इम्प्यूरिटी बढ़ गया। तो जो आप हीट दे रहे हैं वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, हाँ इंट्रोपी में जाएगा, ठीक है ना। तो इंट्रोपी जो है वही बात उसी को घुमा के लिखा हुआ है। तो ये क्लॉजियस का स्टेटमेंट था, ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। थर्ड लॉ क्या होता है? इंट्रोपी जो सिस्टम का होता है कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को 0 के बराबर कर दिए तो, ठीक है। तो यहाँ है लिक्विड, यहाँ है गैस। गैस का इंट्रोपी ज़्यादा होगा क्योंकि गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होगा, लिक्विड का रैंडमनेस कम होगा। अगर हम टेम्परेचर 0 करेंगे, अब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, तब हमारा इंट्रोपी जो है कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। डेल्टा एस इज इक्वल टू टी, ये कब थर्ड लॉ बोला। डेल्टा एस इंट्रोपी एस से डिनोट होता है, रैंडमनेस। तो सेकेंड लॉ बोला कि हम इंट्रोपी जो होगा हमेशा बढ़वे करेगा। ये बोल रहा है कि नहीं, अगर हम 0 केल्विन दे देंगे तो इंट्रोपी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, माने कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा नहीं। ये क्या बोला? केल्विन प्लैंक बोला कि रैंडमनेस जो है हमेशा बढ़ता है, किसी भी पार्टिकल का रैंडमनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। अगर आप उसको हीट दे रहे हैं तो उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। सही बात है, आप किसी चीज़ को हीट दीजिएगा तो खुल जाएगा ना, पूरा वाइब्रेट करेगा, उसका मॉलिक्यूल्स आगे पीछे खुल जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, अगर हम टेम्परेचर जो है 0 केल्विन कर देंगे, ठंडा देंगे उसको, तो इंट्रोपी फिर उसका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है। सिस्टम 3 प्रकार का होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में क्या होगा और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ये पहले समझ लीजिए। ओपन सिस्टम में हमारे हर चीज़ में 2 ही चीज़ होता है, एक एनर्जी और एक मास चाहे मैटर, उसका एक्सचेंज क्या हो रहा है। अगर दोनों का एक्सचेंज हो पा रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज कर ले रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो ये ओपन सिस्टम है। जैसे एग्जांपल, कंप्रेसर में, चाहे फ्लो रिएक्टर में, चाहे पंप में, चाहे हीट एक्सचेंजर में 2 बॉडी है, तो उसमें सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में एनर्जी भी आदान प्रदान हो रहा है और मैटर भी आदान प्रदान। खुला बॉडी है, थर्मस फ्लास्क अगर खुला छोड़ दिए तो उसका टेम्परेचर भी आगे पीछे हो रहा है, कम बेसी हो रहा है, और उसका मैटर भी कम बेसी होगा। वही चीज़ है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर नहीं जाएगा। अब वही थर्मस को हम क्या किए, जैसे कंप्लीट रैंकाइन साइकिल क्लोज सिस्टम में काम करता है, बैच रिएक्टर, ये सब क्लोज सिस्टम में काम करता है। जैसे एग्जांपल आपको लेते हैं, ऐसा थर्मस जिसमें कि अंदर से इंसुलेटेड नहीं है, वो नॉर्मल थर्मस जो है ढक्कन तो बंद रहेगा, वाटर बोतल, अब वो गर्म हो जाएगा तो गर्मा जाएगा, ठंडा रहेगा तो ठंडा रहेगा। तो जब टेम्परेचर मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसमें, मैटर तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर से आधा लीटर हो गया ऑटोमेटिक, है ना। तो 1 लीटर से आधा लीटर नहीं हुआ, क्योंकि हम वाटर बोतल को ठंडा, हाँ मतलब उसका मटेरियल वो तो नहीं बदला ना। सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे मान लो
ये कप है, अब ये कप जो है ये बंद है, तो इसमें जितना पानी है उतना ही पानी बाद में भी रहेगा, भले ही पानी ठंडा गर्म हो सकता है एज पर टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी हीट आगे पीछे हुआ ना टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। गर्म पानी ये जैसे मान लो तुम दोपहर को 2 बजे जो है ना वाटर बोतल खरीद बिस्लेरी का, तो शाम को 4 बजे बहुत मतलब एकदम चिल्ड खरीदी, तो शाम को 4 बजे वो बिस्लेरी का वाटर बोतल कैसा रहेगा? चिल्ड रहेगा। अब तुम बिस्लेरी का वाटर बोतल खरीदी, अब उसको ऐसे ही रख दी, नॉर्मल फ्रिज में नहीं रखी, नॉर्मल ऐसे ही रख दी, तो बिस्लेरी ठंडा होगा, वो ठंडा जैसा खरीदी थी ठंडा वैसा ही ठंडा रहेगा, गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, लेकिन उस 1 लीटर खरीदी तो क्या उस आधा लीटर हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा ना। तो वहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो मटेरियल आदान प्रदान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी हुआ। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो अब हम उसी चीज़ को स्टील इंसुलेटेड वाला जो मिल्टन का चाहे उसका थर्मस आता है ना, मिल्टन का चाहे सेल्लो का, वैसा वाला में डाले तो गर्म का गर्म में रहेगा, ठंडा का ठंडे रहेगा जैसा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे यूनिवर्स है, हमेशा कांस्टेंट है, तो चाहे वो थर्मस इंसुलेटेड थर्मस है ना, जो अंदर से एक लेयर बना दिया, उससे क्या हो रहा? हीट चेंज नहीं हो रहा, तो एनर्जी भी नहीं हो रहा और मैटर भी नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी होगा, ओपन सिस्टम में दोनों होगा, मटेरियल भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। समझ गए? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बड़ा कर दीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पहले समझिए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो पहले समझिए एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक बोले तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना सिस्टम के अंदर ना सिस्टम से बाहर जा नहीं रहा है, हीट कांस्टेंट है। सारा प्रोसेस का नाम है उसके कांस्टेंट पे। अगर हीट कांस्टेंट है तो एडियाबैटिक, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, है ना, और प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबेरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्ड से ही आपको समझ जाना है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वर्ड से ही आपको समझ जाना है कि कौन कौन क्या प्रोसेस है। एग्जाम में पूछेगा। हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को V से, प्रेशर को P से और टेम्परेचर को T से। तो डेल्टा T इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या था? जो हीट था वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में होता है, ट्रांसफॉर्म होगा, खाली कंजर्व रहेगा एनर्जी। तो डेल्टा U बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं? Q माइनस W। अब बताइए, अगर आइसोकोरिक प्रेशर है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन 0 रहेगा। क्यों? तो याद रखना है हमको, फर्स्ट लॉ से ई टर्म तो हमको याद रहना चाहिए। डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, चाहे Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी चेंज और W, ठीक है ना, वर्क डन। तो हमारा जो हीट है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी चेंज में रहता है। ये हमारा सिस्टम है, इसका बाहर वाला सारा सराउंडिंग। तो डेल्टा U बराबर Q माइनस W है। अगर हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है PdV। लाने दो, बजने दो। वर्क डन इक्वल टू होता है PdV, ठीक है, P इंटू dV, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज तो 0 है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। dV बोलो तो क्या? dV 0 कौन है? PdV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज, dV। तो dV हमारा 0 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U बराबर Q हो जाएगा सीधा। तो आइसोक्लोरिक प्रेशर्स में डेल्टा U बराबर Q होता है। दूसरा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर की वजह से सिर्फ चेंज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। तो आइसोकोरिक में, अरे आइसोथर्मल में
टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन अगर सारा याद है तो आपको कुछ भी घुमा के पूछेगा आप आंसर बता सकते हैं। तो पूछेगा कि Q इक्वल टू डब्ल्यू कौन से प्रोसेस में होगा, तो आप बता सकते हैं कि हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा तो Q इक्वल टू डब्ल्यू होगा। पूछेगा कि डेल्टा यू बराबर Q कौन से प्रोसेस में होगा, तो आप बता सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वक्डन जीरो होता है, क्योंकि पी डी भी होता है वक्डन और डी भी होगा जीरो, तो वक्डन जीरो तो डेल्टा यू बराबर Q हमारा आइसोकोरिक में होगा। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर जीरो नहीं हो रहा, मतलब एडियाबैटिक Q जीरो हो रहा है, तो Q जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और चौथा जो है Q भी जीरो हो रहा है और W भी जीरो हो रहा है, दोनों जीरो हो गया तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा प्रोसेस बहुत रेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए, जूम करिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है ना, कार्नोट साइकिल में क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनता है, दो एडियाबैटिक होगा और दो थर्मल आइसोथर्मल होगा। ठीक है, ये फिगर को हम पहले फ्रेश दिखा देते हैं, थोड़ा देर रुकिए। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ हम लोग बनाए हुए हैं अलग अलग प्रोसेस में। आइसोबेरिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा डेल्टा यू बराबर Q माइनस डब्ल्यू, तो सब में रिलेशन है नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, P डेल्टा V, है ना, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा P डेल्टा V। तो इसका मैंने प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर 1 से 2 में जाने में सीधा सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। ठीक है, और Q बराबर हमारा NCV डेल्टा T होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, CV बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम में C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये, और डेल्टा T टेम्परेचर N, तो Q बराबर ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाओगे, जो भी पूछेगा एग्जाम में बता सकते हैं। दूसरा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक चाहे आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट जब होगा तो P डेल्टा V है तो P डी भी ये तो खत्म हो जाएगा, तो सीधे वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा U बराबर Q हो जाएगा, तो सीधे सीधे डेल्टा UA बराबर NCV डेल्टा T हो जाएगा। Q का ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ऐसे जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, वॉल्यूम का वाई वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं आइसोथर्मल में, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बराबर डेल्टा यू जीरो होता है उसमें, तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर Q माइनस डब्ल्यू, तो ये जीरो हो जाएगा तो Q इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। और डब्ल्यू का फॉर्मूला ये होता है nRT log V2 by V1। कब, जब हमारा टेम्परेचर का कांस्टेंट रहेगा, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सीधा ये लगा सकते हैं। जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो P डेल्टा V वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nRT log V2 by V1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो PV बराबर nRT होता है ना, तो nRT को हम लोग P2 V2 माइनस P1 V1 भी लिख सकते हैं, और ये log V2 by V1 जो है CV by R होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन का दोनों फॉर्मूला हो सकता है। तो अब ये यहाँ पर जो है प्रेशर जो है हमेशा वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा कैसा रिलेशन होता है, बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जैसे जैसे ये ग्राफ जो है नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, खाली हीट जीरो हो रहा है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार Q माइनस डेल्टा U, तो Q तो ख़त्म है तो माइनस डेल्टा U हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी प्रेशर जो है, लेकिन थोड़ा सा स्लोप जो है इसका शार्प रहेगा, क्योंकि माइनस में है ना। तो वर्क डन जो है Q के बराबर नहीं है, माइनस डेल्टा U के बराबर है, तो थोड़ा सा शार्प आएगा ये 1 से 2 में। ठीक है, तो वर्क बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब हमारा टेम्परेचर हीट कांस्टेंट है, Q जीरो है तब। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इसी पे सारा न्यूमेरिकल और जो भी ऑब्जेक्टिव है इसी पे सब कुछ चलेगा। ठीक है, कार्नोट साइकिल का ग्राफ है। कार्नोट साइकिल में प्रेशर और वॉल्यूम का जब ग्राफ होता है तो एडियाबैटिक में बढ़ता है। पहले 1 से 2 में हम एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और 2 से 3 में आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ PV का कैसा देखे थे अभी, वैसा ही चलेगा।
उसके बाद फिर 3 से 4 में जब आएंगे तो 3 से 4 में फिर एडियाबेटिक होगा, मतलब 2 एडियाबेटिक होगा और 2 आइसोथर्मल होगा, ठीक है, कार्नोट साइकिल में। तो 2 एडियाबेटिक होगा और 2 आइसोथर्मल होगा, और पहला एडियाबेटिक में जो है वो राइज करेगा प्रेशर, दूसरा आइसोथर्मल में जो है वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा। फिर एडियाबेटिक में जो है प्रेशर जो है डाउन होगा अगले वाले में, और फिर चौथे वाले में जो है अप होगा। तो मतलब एक साइकिल बन जाता है, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। इसी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ना है। साइकिल प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। 1 से 2 में हम जा रहे हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। पहला स्टेट हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन बोले तो ऊपर जा रहा है बॉडी, लेकिन टेम्परेचर हमारा बॉडी का कांस्टेंट है, मतलब पिस्टन जो है ऊपर की ओर जा रहा है, हम इसको दबा दिए थे तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर लेकिन कम रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो प्रेशर कमेगा, तो प्रेशर कम रहा है तो प्रेशर धीरे धीरे कमेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा से तीसरा जब प्रोसेस होता है तो उसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा लेकिन अब हीट अब एक लेवल से बियॉन्ड चला गया, तो अब यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया, हीट एनर्जी अब बदलेगा नहीं, हीट कुछ देर तक बदलेगा ना, तो हीट नहीं बदलेगा, अब एक्सपेंशन हो रहा है। अभी भी बॉडी यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन कभी भी होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इतना तो पता है आपको। किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कमेगा, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कमेगा, तो फिर से प्रेशर कमा। लेकिन 3 से 4 में हमारा फिर से कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हम 3 से 4 में जब पूरा ऊपर चल गया तो हम फिर उसको दाबे, तो जब हम कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन में उल्टा होगा। कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कमेगा, जानते नहीं बात। हम इसको दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, और वॉल्यूम भी कमेगा, तो वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे कमते जा रहा है और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हम ऊपर की ओर चले गए, 4 पे आ गए, फिर 4 से 1 में हमारा फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, इसका औकात भर बढ़ गया। फिर उसके बाद जो भी इसका हीट उट है वो भी कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा ये, ठीक है, तो और ज़्यादा कंप्रेस होगा तो फिर वॉल्यूम कमेगा और प्रेशर शार्प बढ़ेगा, नीचे में तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा ना। तो यही साइकिल बन जाता है एक 2 एक्सपेंशन और 2 कंप्रेशन का, ठीक है। तो एक मतलब एक्सपेंशन 2 एक्सपेंशन पहले होगा, कंप्रेशन बाद में होगा, पहले आइसोथर्मल होगा फिर एडियाबेटिक होगा, यही साइकिल को बोलते हैं कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। इस पर बहुत एग्जाम में आता है उल्टा पल्टा घुमा घुमा के क्वेश्चन। अब हम देखिए जितना भी पढ़े हैं उसको एक जगह इसमें इसको सीधा करिए। अब यहाँ पे खेला चालू होगा, पूरा इसमें कंप्लीट है आपका, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स एक ही पेज में है, ठीक है। अभी बेसिक समझाना था इसलिए उतना समझाना पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ना है थर्मल इक्विलिब्रियम, उससे सेट करो थोड़ा, इसका क्लैरिटी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो फिर इसको और बारी बारी से लाओ, जैसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं तो पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को जूम करो। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, है ना, ये सब जो है मतलब टाइम के साथ अगर नहीं चेंज हो रहा है सारा कुछ, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी सारा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो चीज़ दिखने वाला है हीट छोड़ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जेरोथला बोलता है कि 2 सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तीसरे सिस्टम से अलग अलग से सेपरेटली, माने ए बी से है और बी सी से है, तो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, माने ए बी भी आपस में होगा, माने ए सी से है बी भी सी से है, तो ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। क्या कर दिए रे भाई, बदलो नहीं। तो जीरोथ लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ पढ़े थे कि हीट जो सप्लाई होता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और वो वॉल्यूम मतलब वर्क डन कराएगा सिस्टम के द्वारा। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मैंने क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू पढ़े थे ना अभी, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या होता है, कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसका एफिशिएंसी 100% हो, कोई भी 100% एफिशिएंसी नहीं होगा, इन्फिनिटी कभी भी नहीं होता है। कहने का मतलब कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी नहीं जाएगा, मतलब 100% कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है,
डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, ठीक है। एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इससे हमारा एस क्या निकल जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। और अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना है तो सी कर देंगे उसको, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और मोलर में यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास है गिवन मास से फिर भागा दे देते हैं तो 1/μ हो जाएगा। तो 1/μ डेल क्यू बाई डेल टी होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर नॉर्मल क्या होता है, क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी, पढ़े होंगे बचपन में, 11th में पढ़ना है। तो क्यू बराबर एम एच डेल्टा सी से एस निकाल दो, ठीक है। फिर हमारा जो है स्टेट वेरिएबल्स याद रखो, पी वी बराबर एन आर टी होता है ना, तो पी वी बराबर म्यू आर टी, और एक मोल लेंगे आइडियल गैस का तो पी वी बराबर आर टी होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब आ जाओ रेफ्रिजरेटर में क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, अगर हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी है, तो कोल्ड बॉडी को जो है टेम्परेचर, हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 है, तो ये जो है कोल्ड बॉडी को हम QT एनर्जी देंगे तो कुछ वर्क डन करेगा और कुछ Q1 एनर्जी हॉट बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर उल्टा है ना, क्योंकि हम लोग कम टेम्परेचर वाले से ज़्यादा टेम्परेचर वाले के पास हीट पहुँचा रहे हैं, तो इसको हम एक एक्सटर्नल एजेंसी देंगे Q2, ये सप्लाई करेंगे। तो ये जो सप्लाई करेंगे हीट, ये कुछ हीट इसके पास जाएगा और कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि 100% तो होगा नहीं, तो ये कुछ हीट जाएगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, Q2 हम लोग दिए थे, ये वर्क डन किया तो Q2 बाई W कितने के बराबर होगा, ये दोनों के माइनस, Q1 पहुँचा Q2 दिया गया था, तो Q2 बाई Q1 माइनस Q2, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर Q1 जो है Q2 से छोटा होगा, क्योंकि Q2 तो हम सप्लाई किए हैं, इसी में वर्क डन और Q1 के बीच में ये बटा है, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। अब ये कार्नोट साइकिल हम अभी पढ़े ना, ये क्या बोलते हैं, और ये प्रोसेस भी हम लोग पढ़े। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होगा तो वर्क डन बराबर क्या होता है, म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1। एडियाबैटिक जब होगा तो म्यू आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला होगा। और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो बस खाली फार्मूला तो यही होगा, यहाँ T2 T3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ T1 रहेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल 3-4 के बीच हो रहा है ना, तो ये V3 बाई V4 हो जाएगा। एडियाबैटिक क्या हो रहा है, 4 और 1 के बीच हो रहा है, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 और 1 के बीच हो रहा है। तो 4 और 1 मतलब टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1, ये सेम है। देखो W2 और W4 में कोई अंतर नहीं आएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन आइसोथर्मल में फार्मूला तो सेम है, खाली वॉल्यूम वाला चेंज अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा अलग है क्या, तो एडियाबैटिक का फॉर्मूला सब चारों प्रोसेस होता है। नेट वर्क डन जो है सब प्रोसेस को जोड़ दो, जो कंप्रेशन है उसमें वर्क डन माइनस करना पड़ता है ना। तो या तो एरिया निकाल लो, तो एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क डन बाई हीट, Q1 हीट हम लोग दिए थे तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई Q1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन क्या होगा Q1 माइनस Q2 के बराबर। तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 को हम लोग 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी लिख सकते हैं, तो उसका एफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब आ जाओ प्रोसेस, बारी बारी से। आइसोथर्मल प्रोसेस हम पढ़ाए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो पीवी भी कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो यहाँ पर W हमारा म्यू आर टी लॉग V1 बाई V2 होता है ना, ठीक है, चाहे म्यू आर टी लॉग P1 बाई P2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर V2 बाई V1 होता है, यहाँ पे P1 बाई P2 होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम होगा, लेकिन यहाँ पे इनिशियल प्रेशर बाई फाइनल प्रेशर होगा। क्यों, वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एज ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयस लॉ बोले थे। तो स्लोप जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब dP बाई dV, प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो डायरेक्ट P बाई V के बराबर होगा, माने P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था, हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट फ्लो जो होता था सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता था, मतलब Q डेल्टा Q 0 होगा, तो PV के पावर गामा यहाँ कांस्टेंट होगा। गामा क्या होता है, CP बाई CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा CP बाई CV के वैल्यू बराबर होता है, ठीक है ना। गामा का वैल्यू 1.3 लेते हैं हम लोग एयर के लिए, अलग अलग है सबका, वो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
आप लोग बोले ना बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, काइनेटिक थ्योरी आज नहीं होगा कल होगा। तो P1 वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको हम लोग P1 V1 को म्यू आर T1 T2 लिख सकते थे, तो म्यू आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 नीचे में रहेगा, PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। इसको सॉल्व कैसे किया गया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्व हुआ है। सॉल्व उतना आपको याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला याद रखे बस बहुत है। और बैक कीजिए, एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, गामा P बाई V। स्लोप भी पूछता है एग्जाम में, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होता है, सिर्फ P बाई V, और एडियाबैटिक का क्या होता है, गामा P बाई V। आइसोकोरिक में क्या होगा हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो हमारा P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट होगा यहाँ, ठीक है। पढ़े हैं ये चॉल्स लॉ। चॉल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चॉल्स लॉ यह होता है कि प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई भी गैस यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि वर्क डन जीरो होगा। अभी पढ़े ना PdV, वर्क डन इक्वल टू PdV बराबर जीरो। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। स्लोप इन्फिनाइट क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है लाइन, है ना, तो स्लोप इन्फिनाइट आएगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे V बाई T कांस्टेंट होता है। प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो एक रॉल्स लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चाहे गेल उससे एक लोग आप बोलो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर से प्रेशर हो चाहे वॉल्यूम हो, दोनों डायरेक्टली रिलेशन है अगर अगला वाला कांस्टेंट है तो, लेकिन वॉल्यूम का रिलेशन इन्वर्सली है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाता है, सीधे P V2 माइनस V1, ठीक है ना, P V2 माइनस V1, चाहे PV इक्वल टू म्यू आर T2 माइनस T1। तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, जीरो। तो यहाँ आइसोबेरिक में स्लोप जीरो होता है, आइसोकोरिक में स्लोप इन्फिनाइट होता है, एडियाबैटिक में स्लोप माइनस गामा P बाई V होता है, और आइसोथर्मल में स्लोप खाली P बाई V होता है माइनस में। समझ गए, सब माइनस में क्यों जा रहा है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो स्लोप ऐसे घटते हुए जाएगा ना। और सबका वर्क डन का फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी ऊपर कीजिए, समझ गए। तो आपका पूरा हमारा थर्मोडायनेमिक्स इसी पेज में सब कुछ है। बेसिक अगर समझे हुए रहेंगे तो ये पेज आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये पेज समझ में आ जाता है तो आपको वर्क डन ख़त्म, थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म, ठीक है। ओके, थैंक यू, बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद।